हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के पार्ट 2 जो ज्योग्राफी का होगा उसका चैप्टर नंबर आज हम लोग 7 डिस्कस करेंगे। और ये प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्ट आते ही है, साथ में यूपीएससी जितने एग्जाम को कंडक्ट करती है उसमें और वनडे एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप इस चैप्टर को पूरा देखें। और हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि हर एक जो किताब होता है उसमें केवल 20% बातें ही ऐसी होती है जो आपको याद रखना होता है। बाकी के 80% जो बात होती है वो केवल इस किताब की मोटाई को बढ़ाती है। तो ये स्टडी स्प्रिंग आपके साथ वही करती है, आपको केवल वही 20% चीजें देती है जो आपको जानने चाहिए। तो इसलिए आप इस चैप्टर को पूरा देखें। अगर सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर आए हम लोग, तो अगर पूरी तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को देखिएगा तो उसमें एक चीज आपको समझ में आएगा कि जब तक चीजें चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नई नहीं बन सकती है। जैसे अगर आज कोविड 19 अगर आया भारत में, तो कोविडशील्ड भी जो है वो एंटीडोट बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि इसके आने के बाद ही हुआ है। अगर सुनामी नहीं आता तो उसके लिए हम अलग से जो है वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते, और आज इस तरीके के आपदाओं से बचने के लिए हम प्री प्लान नहीं हो पाते। तो इसलिए प्राकृतिक का नियम यही होता है कि हर एक वक्त उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और यही जो चेंजेस है वो आपको नए नए चीजों को लाने में एक अहम भूमिका निभाती है। और ये जो चेंजेस होते हैं किसी जगह पे बहुत ज्यादा होती है, किसी जगह पे बहुत कम होती है, किसी जगह पे अचानक ये चेंजेस आती है, किसी जगह पे तुरंत ये चेंजेस आ जाती है, किसी जगह पे धीरे धीरे करके आती है। यही चीजें हैं प्राकृतिक का, ये जो है वो रूल है, उसी हिसाब से प्राकृतिक चलती है। जैसे कि अगर देखें किसी जगह पर तो ज्वालामुखी का विस्फोट आ जाना, सुनामी का आ जाना, भूकंप का आ जाना, तूफान का आ जाना, ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जो है वो आपको बताएं तो ये आप प्रभाव जो अपना छोड़ती है ये बहुत डेंजर होता है। इसके साथ ये जो चेंजेस होते हैं वो कुछ पार्टिकुलर जगह पे भी आ सकती है, जैसे कि आंधी का आना, कड़ाकात का, जैसे बिजली का जो चमकना होता है किसी पार्टिकुलर जगह पे चमकता है। ये टोर्नेडो का आ जाना, ये सब किसी छोटे जगह पे हो सकता है, लेकिन ये पूरे विस्तृत जगह पे भी हो सकता है। जैसे कि सुनामी का आ जाना एक पार्टिकुलर जगह पे आता है, ये विस्फोट हो जाना ज्वालामुखी का, ये किसी उसी जगह पे होगा जहां ज्वालामुखी होगी। लेकिन अगर आप देखें तो एक ऐसा चेंजेस हो जाना, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो जाना, टेम्परेचर का 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाना, ये हर एक जगह पे मापा जा सकता है ये चीज को। चाहे उस जगह पे अगर पहले 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो ये 22 डिग्री हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा। अगर किसी पे -5 डिग्री होगा तो ये आपका -7 डिग्री तक चला जाएगा। ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसी को बताने का कोशिश किया गया। और भारत में इस तरीके के जो आपदाएं आती है उसको भी बताने का कोशिश किया गया हुआ है इस चैप्टर के हिसाब से। अगर आपसे पूछा जाए एक बार कि आपदा कहाँ किसको जाता है, तो आपदा जो है वो ऐसी घटना होती है जो मतलब आप ऐसे समझिए कि इस तरीके से घटित होती है कि वो मानव के नियंत्रण में नहीं हो सकता है, उसी को आपदा बोला जा सकता है। और इस आपदा को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इसके जो परिणाम होंगे आप उसको, इसकी जो बोले तो मार है आपदा की, उसको आप कम कर सकते हो, इसको पूरी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते हो। ये चीजें हैं जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना, कभी इस तरीके का ज्वालामुखी विस्फोट हो कि पूरी तरीके से आप देखें तो भूकंप आ जाए किसी जगह पे, और भूकंप आएगा तो अगर आप भूकंप रोधी मकान बनाते हैं, भूकंप रोधी अगर आप मकान बनाइएगा तो इसका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन ज्वालामुखी का फटना ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। चीजें यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक बल जो होता है वो अगर देखें तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इस तरीके के आपदा को लाने के लिए। जैसे कि अगर आप भोपाल गैस त्रासदी को देखिएगा, अचानक भोपाल गैस त्रासदी हुआ और जो है वो इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निकल जाना आया था, उसमें कि आपने देखा होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड था यहाँ पे, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे द्वारा रिलीज किया जाता है वो जिस तरीके से हमारे अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट के ऊपर जिस तरीके से बैड इम्पैक्ट डाल रहा है, वो
आदमी मानव के द्वारा किया गया हुआ ऐसे कृत्य है जो कि जिसका प्रभाव आपको डायरेक्ट अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आपके इन्वायरमेंट के ऊपर देखने को मिल जाता है। क्लियर है यहाँ की बातें। इसी में एक एग्जांपल आपको दिया गया हुआ है, ये आपका भोपाल गैस त्रासदी जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का था, और दूसरा CFC का बढ़ना जो कि अभी रिसेंट चल रहा है, बट इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हमने रेफ्रिजरेटर में इसका यूज कम कर दिया है, हमने जो है वो इस तरीके के जो चीजें जैसे कि आपका जो AC चलता था उसमें इस तरीके के गैसेस का यूज किया जाता था जिसको हम लोगों ने यूज करना बंद किया है, इसके जगह पर और दूसरे गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बातें क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वनों को काटने की वजह से भी भूस्खलन होता है, और ये एक आपदा का कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पेड़ जब होते हैं ना तो उसकी जड़ों में मिट्टियां चपकी हुई रहती है और इतनी जकड़ी हुई रहती है कि मिट्टी का कटाव नहीं होता है। देन आफ्टर होता क्या है कि जो बाढ़ आता है वो पानी तो आती है, बट फिर जब वापस जाती है तो अपने साथ मिट्टी को बहा के नहीं ले जाती है। बट अगर आपने पेड़ काटना है तो फिर होना क्या है इसमें कि पेड़ की जड़ें जिस मिट्टी को पकड़ के रखेगी ना वो पकड़ी हुई नहीं रहेगी, और फिर पता चलेगा कि आपके घर के सामने 50 फीट नीचे जो है वो एक अलग सा गड्ढा बन गया है। तो ये मानव के द्वारा किए जाने वाले काम है। साथ में इन्वायरमेंट के ऊपर पेड़ के काटने का क्या असर पड़ता है वो आप खुद देख रहे हो। आज आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलने वाले हो ये भी पता है, बट आप एक पेड़ नहीं लगा सकते हो। आपके घर का जो बाउंड्री वॉल है उसमें जो है वो 3 फीट का जगह नहीं छूट सकता है, क्योंकि आपका घर का फ्रेम जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। बाकी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि 1993 में रियो डी जेनेरो में हुआ क्या था कि भू शिखर सम्मेलन जिसको अर्थ समिट बोला जाता है उसको कराया गया। 1994 में याकोहामा जापान में जो आपदा प्रबंधन के ऊपर एक बहुत बड़ा संगोष्ठी किया गया हुआ था, जिसमें यह बोला गया कि भाई हम इसके जो परिणाम है उसको कम कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्कशन किए, भारत भी इसका हिस्सा रहा, और फिर से जो है वो कहीं ना कहीं से आपका जो कार्बन का लेवल है उसको कम करने के ऊपर वर्क किया गया। साथ में आपके जो ग्रीन हाउसेस गैस इफेक्ट है उसको कम करने का काम किया गया, उसके ऊपर वर्क किए जा रहे हैं। भले अमेरिका की बात अलग है कि वो इससे जो है वो विड्रॉ कर लेता है बार बार, बट अभी रिसेंट में हुआ क्या है कि जो बिडेन आए हैं उन्होंने बोला कि हम जो पेरिस समझौता है उसको फॉलो करेंगे और कार्बन का जो लेवल है उसको कम करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। बाकी अगर हम लोग देखें तो प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के अगर देखें आप तो यहाँ ये बोलने का कोशिश किया जाता है कि पर्यावरण के हालात के वे तत्व है जिसमें धन जन या दोनों का नुकसान होता है। अब आप एक चीज देखिएगा, मैंने इसमें इसलिए रखा है इसको क्योंकि ये आप अगर मेंस में पुट करते हैं ना तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा। हेल्प क्या करेगा कि आप भाषा को समझिए कि आपने कितना लिखना है, कितना छोड़ना है। तो जो चीज मुझे इस तरीके का लगता है सारे को मैं हाईलाइट करके आपके सामने देता हूँ। बाकी अगर देखें तो अगर आपदाएं आती है तो जरूरत नहीं है कि केवल उससे धन की ही हानि होती है, केवल एरोप्लेन का छतरी ही उड़ जाता है, केवल जो आपके रेलवे स्टेशन है उसके छतरी उड़ जाते हैं या बस स्टैंड के छतरी उड़ जाते हैं, इससे केवल धन का ही हानि नहीं होता है। ये छतरी उड़ करके किसी आदमी के ऊपर भी पड़ सकता है और जन और धन दोनों की जो है वो हानि हो सकती है। बट इसके ऊपर जो काम करना है हमने कि प्री प्लान होना है ना। तो अगर आप देखें तो ये जो घटनाएं होती हैं, आपदा की जो प्रभाव होती है वो सामाजिक तंत्र से लेकर के एक गरीब व्यक्ति को या एक धनी व्यक्ति को, सारे को सामाजिक और जो है वो राजनीतिक तौर पे, एक तरीके से आप बोलिए तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पे सारे लोगों को ये बिल्कुल बुरी तरीके से इफेक्ट पहुंचाता है। और ये इसका जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल बैड होता है। बट तकनीक के विकास से हम इसकी जो खतरा है उसको कम कर सकते हैं, आपदाओं के सुभेद्य को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसको हम लोग ये देख सकते हैं, ये क्रिया अगर आप देखें तो आवश्यक ये जो आपकी आपदाओं की सुभेद्यता है इसको हम लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने स्पीड में जाते हैं, अगर हमने एक घर को इस तरीके से बनाना है कि ये घर भूकंप रोधी होगा, तो भूकंप रोधी अगर ये घर होगा
तो इससे होगा क्या कि इसका जो इम्पैक्ट था वो इस घर पे नहीं पड़ा और ये घर बचा रह जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमें और बाढ़ वाले इलाके में इस तरीके का घर बनाना है कि वो बाढ़ से बचा हुआ रह जाए। तो इस तरीके के वर्क हम तभी कर सकते हैं जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। इसके बाद आपने इसको 100% इसका आप स्क्रीनशॉट करना है, आपने स्क्रीनशॉट करना है और इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। इसको सेम तरीके से कर लेना है, इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। भारत की प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें तो भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की प्राकृतिक आपदाएं होती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति और आकार पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल अलग है। बट इसकी खासियत एक है कि भारत अनेकता वाली देश तो है ही, और इसकी अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसके कारण जो है वो कुछ चीजें तो आसान जरूर हो जाती है, बट हर एक जगहों पर अलग अलग तरीके की आपदाएं हमें देखने को मिलती है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे भारत में किस तरीके की आपदाएं होती है। सबसे पहले भूकंप की अगर हम लोग बात करें तो भूकंप कभी भी आपको बता के नहीं आ सकता है कि हाँ भाई साहब आप तैयार हो जाए, हम आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब एक दिन में भूकंप के 4-4 झटके आते थे और लोग बिल्कुल हिल जाया करते थे, क्योंकि ये बता के कभी नहीं आता है। बट इसके लिए हम अगर टेक्नोलॉजी का सहारा ले तो इसके प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सकता है। और अगर हम इसके लिए आदमी को अवेयर करें तो होता क्या है कि इसका जो प्रभाव होगा वो कम होते हुए चला जाएगा। अगर हम लोग देखें तो भूकंप इतनी खतरनाक होती है कि ये बड़े बड़े इमारतों को भी गिरा सकती है, और इसके आने के पीछे का रीजन ये होता है या तो कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, या फिर विवर्तनिक सिद्धांत जो आपको बताया गया हुआ था जो भूकंप के लाने का एक अहम कारण होता है वो होता है। अदरवाइज चट्टानें जब गिरती हैं भूस्खलन होता है, या फिर और अगर आप देखें तो बांध और जलाशय जब टूट जाती है उस एरिया में भी भूकंप आते हैं, और इसके जो प्रभाव होते हैं वो काफी डेंजर होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो भूकंप के आने में यूरेशियन प्लेट का टकराना और विवर्तनिक सिद्धांत दोनों अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब तनाव पैदा होते हैं या तो एक दूसरे से टूटते हैं या फिर लॉक होते हैं, उस सिचुएशन में भूकंप आते हैं। और भूकंप की जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूकंप के लिए अलग अलग जगह होते हैं और अलग अलग एरिया जो है वो भूकंप के लिए सुवेद्य और कम सुवेद्य वाले एरिया होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो अरेरिया बिहार नेपाल की सीमा वाला जो एरिया है यहाँ पर भूकंप सुवेद्यता सबसे ज्यादा होती है। उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ गुजरात, इस एरिया में भी भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं और खतरनाक भूकंप होती है। ये सारे एरियाज को आपने स्क्रीनशॉट करना है और इसको बस नोट डाउन करते हुए चलना है कि आपका जो है वो किस जगह पे किस तरीके के भूकंप आती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेटाज है आपके वो कुछ यहाँ पे है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। मैं इसका पीडीएफ इसलिए प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ आपको, क्योंकि जैसे ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा इसका, वैसे ही इसके कॉपीराइट स्ट्राइक आएंगे हमें, और वो आएंगे हमें NCERT के थ्रू, और फिर हमारे चैनल्स बंद हो जाएंगे। तो इस कारण से पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ आपको, बट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और ये एरिया आपको बहुत क्लियर कर देगा कि किस जगह पर जो है वो किस तरीके के भूकंप आते हैं। जैसे अति निम्न जो जोखिम वाला क्षेत्र होता है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका उत्तरी मैदान वाला एरिया है, यहाँ पे जबरदस्त जो है वो अधिक भूकंप आते हैं। जैसे बिहार का कुछ एरिया है जहाँ पे दरभंगा वगैरह वाले एरिया में आपके जो है वो इधर अगर आप देखें तो नेपाल से सटा हुआ जो प्रदेश होता है वहां पे आपको जो है मोतिहारी वाला एरिया, यहाँ पे आपको जबरदस्त भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ की बातें। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो इम्पोर्टेंट चीज है भूकंप के लिए, उसके भूकंप के न्यूनीकरण की बात अगर हम लोग करें, जिससे इसकी जो प्रभाव है उसको अगर कम करने की हम लोग बात करें तो इसके लिए ये 3 स्टेप होते हैं। जैसे कि भूकंप के केंद्र का पता लगाना, और जिस जगह पे भूकंप आते हैं उस जगह पे प्री प्लान हो जाना, फिर प्रभावित क्षेत्र की सुविधता के हिसाब से कैटेगराइज करना कि कहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़े भूकंप आते हैं, कहाँ पे कम आते हैं, कहाँ पे बिल्कुल कम आते हैं। फिर जिस जगह पे इस तरीके की सिचुएशन है वहां पे घरों का डिजाइन अलग तरीके से करना, और फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें तो इसके लिए प्री प्लान होना, ये दोनों चीज जरूरी है। इसके बाद जो भारत में आने वाली आपदा है उसमें सुनामी एक अहम भूमिका निभाती है, और सुनामी
और ज्वालामुखी में महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है, क्योंकि ये दोनों का अगर देखें तो आने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, दोनों अचानक ही आते हैं। और जब सुनामी आता है तो महासागरीय जल बिल्कुल ऊपर उठ जाता है और इतना ऊपर होता है और इतनी तरंग पैदा करता है कि बंदरगाह के पास का जो एरिया होता है उसका कंडीशन काफी खराब हो जाता है। और ये तब होता है जब समुद्र के केंद्र में भूकंप आता है, उस सिचुएशन में उस समय ये सिचुएशन क्रिएट होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में सुनामी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उस जगह पे आपको इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। ये अधिकेंद्र पे अपना तबाही बहुत ज्यादा मचाता है, केंद्र के पास बहुत कम मचाता है। ठीक है, सेम अगर पृथ्वी के भीतर की अगर आप बात करें तो जल के भीतर की बात करें तो यहाँ पे इसका आपको हलचल बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बट इसका जो अधिकेंद्र होगा वहां पे यह तबाही मचाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सुनामी आने का जो सबसे बेस्ट जगह होगा, जो इसके लिए परफेक्ट जगह होता है, वो आपका प्रशांत महासागर का तट है। इसके बाद अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय क्षेत्र में सुनामी आने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसमें बहुत चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है, जो डिस्कस होगी वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है, किसी अकेले देश या सरकार के लिए सुनामी को निपटना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आंध्र प्रदेश में, एपी में अगर सुनामी आता है, अगर केरला में सुनामी आता है, तो ये अपने सटे हुए जगह जो है उसके ऊपर भी बैड इम्पैक्ट डालेगा। तो केवल भारत सरकार इसके लिए वर्क नहीं कर सकती है, इसके लिए श्रीलंका को भी वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए और जो देश हमारे यहाँ से सटे हुए हैं, जैसे कि चीन आपका है, जैसे कि हमारा एक एरिया अगर नेपाल देखे वो है, इन सारे को इसके लिए वर्क करना पड़ेगा और प्री प्लान होना पड़ेगा, तभी इससे हम इसके प्रभाव को हम निम्न कर सकते हैं। इसके बाद की अगर हम लोग बात देखें जो सुनामी के लिए डिस्कस करने वाली है, उसमें 26 दिसंबर 2004 को भारत में एक जबरदस्त सुनामी आई हुई थी, जिसमें भारत का दक्षिणी जो सबसे दूरस्थ स्थित जो दक्षिणी भाग, जिसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता था, वो डूब गया हुआ था। और अगर हम लोग देखें उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, तो ये भारत में आने वाले आपदा का एक और अच्छा उदाहरण है, जो कहाँ आता है, तो ये उग्र मौसम तंत्र और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच आता है, वो ये उष्णकटिबंधीय एरिया में ही आते हैं। इसके प्रभाव काफी खतरनाक होते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि 500 से 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में जो है इसकी ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर के बीच में होती है, और ये चक्रवात अपने साथ बहुत सारे चीजों को उड़ा करके ले जाती है और पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देती है। बट इसकी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो संरचना होती है, इसके केंद्र में गर्म वायु होती है और निम्न वायु दाब और मेघ रहित कोड होती है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके प्री के बन जाएंगे, तूफान का आंख किसको कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ की बातें। भारत में अगर चक्रवातों का क्षेत्रीय और समय अनुसार वितरण देखिएगा आप, तो कुछ इस तरीके से इसके वितरण बनते हैं, जहां से क्वेश्चन कभी आएंगे नहीं, बट ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में, तो चक्रवात मेन तौर पर जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आते हैं भारत में, और इससे दूर हटते हटते इसका बल बहुत कमजोर हो जाता है। और तटीय क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होती है, इसकी जो रफ्तार होती है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और जैसे ही इससे दूर होती जाती है इसकी रफ्तार कम हो जाती है। और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसमें तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल की असाधारण रूप से ऊपर उठता है समुद्र तल, क्योंकि जब ये इस तरीके से बवंडर चलना स्टार्ट होता है तो ये समुद्र के पानी को भी इस तरीके से उठाता है और किसी किसी जगह पे मछली को जाके गिरा देता है। ऐसा सिचुएशन पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि मछली की बारिश हो रही है, बट एक विडंबना है। लेकिन ये सिचुएशन जब पैदा होता है तो इसको तूफान महोर्मी बोला जाता है, स्ट्रॉम सर्ज कहा जाता है। क्लियर है यहाँ की बातें। बाढ़ को अगर देखे तो बाढ़ तब आता है जब किसी जल क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में जितने पानी रखने की क्षमता होती है वो उससे बाहर की तरफ चला जाए। अदरवाइज जो तली होती है उस तली में जो है वो गाद जमती है। इस सिचुएशन में भी बाढ़ का कारण ये सिचुएशन बाढ़ का कारण बनता है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। और ये जो है बाढ़ का कुछ
आपको बताया तो ये चक्रवात का आपको जो है मैप दिखाया गया है, और इसके बाद हम लोग बाढ़ के मैप को देखेंगे। बट उससे पहले अगर देखें हम लोग बाढ़ की बात, तो बाढ़ का परिणाम भी प्राकृतिक तौर पर, और अगर आप देखें तो ये आपको आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक ऐसा समय आता है जब खाने के लिए कुछ नहीं बचता है और हमारी वायुसेना खाना पहुंचाती है, और वो खाना जो होती है वो आपके जीवन यापन के लिए बिल्कुल एक तरीके से जिंदगी जीने वाले खाने होती है, ना कि आपके लिए परफेक्ट खाना होता है। वो क्लियर है यहाँ की बातें? तो ये आपको बहुत बैडली इम्पैक्ट पहुंचाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने का कारण करती है ये, और कुछ जगहों पर आकस्मिक बाढ़ आती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का एरिया है। यहाँ पर कुछ समय के लिए तुरंत बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के बाद जो है तुरंत जाती है, बट इसका तबाही बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु एक ऐसा जगह है जहां पर नवंबर के महीने में और जनवरी के महीने में बाढ़ आती है। ये प्राकृतिक कारण होते हैं, बाकी ज्यादा चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। बाढ़ का जो मेन एरिया है वो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का एरिया है, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान और गुजरात और हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बिहार ऑलरेडी एक बीमारू राज्य है। एक बीमारू राज्य होने के बाद भी जब यहाँ पर कोसी, जो बिहार का शोक कहा जाता है, उसकी बाढ़ जब यहाँ पर आती है तो ये बिहार को इस तरीके से इम्पैक्ट पहुंचाता है कि यहाँ गरीब जिंदगी भर गरीब बन करके रह जाता है, ये कभी धनी हो नहीं सकता है। इसका ये सिचुएशन है। इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें सूखा की, तो सूखा भी अपने आप में एक भयानक स्थिति पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पे जब वर्षा की मात्रा अपने लेवल से कम हो जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग सूखा बोलते हैं। डेजर्ट वाला एरिया में ये तो बार बार देखने को मिलता है। बट ये आपका जो एरिया है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का एक मैप है। आप बहुत आसानी से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और ये मैप खुद बनाइए आप, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद अगर हम लोग देखें सूखे के प्रकार की, तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखा जो होता है वो उस सिचुएशन को बोला जाता है जब किसी जगह पर लंबे समय तक पानी नहीं होता है। कृषि सूखा उसको बोला जाता है जब किसी पार्टिकुलर एरिया में मिट्टी की आर्द्रता में कमी के कारण जो है वो फसलें मुरझा जाती है, वो कृषि सूखा कहलाता है। जल विज्ञान संबंधी सूखा तब होता है जब जल संग्रह, जलाशय, जलभूमि और झीलों इत्यादि का स्तर बिल्कुल नीचे चला जाता है। परिस्थितिक सूखा का सिचुएशन तब पैदा होता है जब प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में जल की कमी से आपका जो है वो उत्पादन में कमी हो जाता है, तो ये परिस्थितिक सूखा कहलाता है। और बाढ़ में सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो एरिया हम लोग देखेंगे तो ये आपका आएगा, पहले तो देखें तो कच्छ के क्षेत्र में और गुजरात वाले एरिया में तो बिल्कुल पानी होती नहीं है, तो उस जगह पे सबसे ज्यादा जो है वो सूखा का एरिया होता है। ये अत्यधिक सूखा एरिया है। अधिक सूखा एरिया वाला जो राज्य है उसमें आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पूर्वी भाग, अरुणाचल प्रदेश अंदरूनी भाग एरिया, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग। ये कम मतलब अधिक, अगर ये 2 है तो ये 2 पॉइंट, ये अगर ये 2 है तो ये 1.9 इसको मान लीजिए आप। इसके बाद मध्य सूखा वाला को आप मान लीजिए कि ये 1 होगा। इस वाले एरिया में आपके जो राज्य आते हैं उसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, कोयम्बटूर वाले एरिया आते हैं। ये सूखाग्रस्त एरिया का मैप आपको दिया गया हुआ है। इसके बाद जो है कर्नाटक भी इसी के अंदर शामिल होता है। और सूखा का परिणाम तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्या होता है, ना खाने के लिए कुछ मिलता है और ना आप कोशिश करके भी कुछ पा सकते हो। तो ये जो है वो रिसेशन भी पैदा करता है और आर्थिक रूप से तो जो परिस्थिति पैदा करता है वो बिल्कुल विध्वंसक होता ही है। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट इस किताब से पढ़ना है वो भूस्खलन वाला एरिया होता है। जैसे कि आप पहाड़ी वाले एरिया में जाते हैं, भूस्खलन देखते हैं, वहां पे अचानक एक पत्थर भूकंप ज्वालामुखी के कारण रोड के पास गिरता है और ये बिल्कुल यातायात को प्रभावित कर देता है और इससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण भी बैडली इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि उस जगह पर जो है वो घर वगैरह और वहां से निकलने वाले जो
सड़कें हैं उसके ऊपर अच्छे वर्क करने चाहिए, और इसको ख़त्म करने के लिए जो है हमको या तो उस एरिया से बचने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अत्यधिक सुभेद क्षेत्र वाले एरिया में हमें जो है वो इस तरीके के काम को नहीं करना चाहिए, इस तरीके के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम और देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अत्यधिक वर्षा क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाओं वाले क्षेत्र में सड़क और बांध के निर्माण पर जो है वो बहुत अत्यधिक खर्च होते हैं, और फिर भी यहाँ पर इस सिचुएशन में जो है वो अगर आप देखें तो भूस्खलन होता है, और ये जो है संचार को खत्म कर देता है, और ये अत्यधिक सुभेद क्षेत्र है। फिर मध्यम और कम सुभेद क्षेत्र वाले एरिया की बात करता है। इसके बाद भूस्खलन का परिणाम तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हो, रेल पटरियों का टूट जाना हो जाता है, टूट जाते हैं, सड़क मार्ग बिल्कुल बैडली इम्पैक्ट होते हैं इससे, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आपदा प्रबंधन जो मेन टॉपिक है यहाँ का, इसके ऊपर हमें आज ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात जो है के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है, क्योंकि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी को आप नहीं जान सकते हैं, बट चक्रवात अगर आए तो उसकी आप पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको आधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, इसका आप सहारा लेकर के आपदा प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, और जो है वो इसके प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। चीजें क्लियर है यहाँ तक? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लाया गया हुआ था, और इसमें जो है इस तरीके के वर्ड किए गए हुए थे, स्क्रीनशॉट करके पढ़िए इसको, चीजें बहुत क्लियर है। तो ये था आज के चैप्टर के लिए, जिसमें हमको बताने की कोशिश की गई हुई थी कि भारत में किस तरीके की आपदाएं आती है और इसका परिणाम क्या होता है, तथा इसके लिए हमने क्या क्या वर्क किया है। तो ये लास्ट चैप्टर था ज्योग्राफी क्लास 11th के ज्योग्राफी के पार्ट 2 का। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। 12th का क्लास में स्टार्ट नहीं करूंगा ज्योग्राफी का, ये तभी स्टार्ट किए जाएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि ये केवल 20% जो चीजें हमें छांट करके पढ़नी चाहिए वही पढ़ पा रहे हैं हम, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके बाद इसको हम स्टार्ट करेंगे, बट हिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट किए जाएंगे। ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।